तो थर्ड सीक्रेट क्या है? फर्स्ट सीक्रेट आपने जाना कि आप कैसे पैसे कमाते हो। सेकंड सीक्रेट में आपने जाना कि आप कौन हो। थर्ड सीक्रेट में जाना कि जो पैसे हम कमा रहे हैं उसको कैसे एफिशिएंटली यूज करें। राइट। सो हम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? अब तक हमें पता था कि भाई एम्प्लॉय है या मिडिल कैरियर में है तो सेविंग और एफडी कर रहे हैं हम। दूसरा, हमें लग रहा है कि कुछ इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम हमें कोई बता जा रहा है या यूलिप बता जा रहा है कि भाई इंश्योरेंस कराना है तो यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान ले लो। कोई कह रहा है टैक्स सेविंग है तो इक्विटी लिंक टैक्स सेविंग ले लो, या कोई कह रहा है चलो ये बॉन्ड खरीद लो इसमें फिक्स्ड रिटर्न है। अब तक जो था हमें ये सभी पता था कि भाई सेविंग, एफडी, ईएलएसएस, यूलिप, बॉन्ड। लेकिन फिर जब हम थोड़े से ग्रो होते हैं तो हमें लगता है नहीं, रियल एस्टेट में भी बहुत लोगों ने पैसा बनाया। कोई प्रॉपर्टी ले लो, कोई फ्लैट ले लो। इसमें इन्वेस्ट करने से क्या होगा कि लोन लेके हम कर सकते हैं। लोन लेने से क्या होगा कि हमारा एक टैक्सेबल इनकम में वो लोन का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल डिडक्ट कर सकते हैं। ये सब नॉलेज होती है। तो क्या करते हैं हम फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं। उसके कुछ प्रॉस कॉन्स है ना, कि प्रॉपर्टी अगर अच्छी है तो बहुत अच्छे रिटर्न भी दे देगी। लेकिन अगर कोई फ्रॉड हो गया या स्कैम में फंस गए प्रॉपर्टी में तो वो नुकसान भी दे रही है कि हमारा लोन तो जा रहा है लेकिन हमें प्रॉपर्टी नहीं मिली। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए, हम सुनते हैं आए दिन, है ना। तो ये सारी चीजें अब तक हमें पता थी। लेकिन नई चीजें क्या हुई जब मैं फाइनेंशियल लर्निंग स्टार्ट करी, तो सबसे पहला चीज आया कि भाई बिजनेस स्टार्टअप्स में बहुत पैसा, बिजनेसमैन बहुत अमीर हो रहे हैं, स्टार्टअप वाले बहुत पैसे कमा रहे हैं। लेकिन उस वेल्थ क्रिएशन के साथ, उस पैसे के साथ रिस्क भी है, क्योंकि जितना रिस्क बढ़ रहा है उतना आपको गेन भी हो रहा है। तो क्या ये सही रिस्क लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? तो आई ऑल्सो ट्राइड कि भाई चलो कुछ कुछ करके देखते हैं, बिजनेस स्टार्टअप वो सब भी करके देखा। लेकिन उसमें लगा कि नहीं, आपका क्या है कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट जाएगा, कोई कॉम्पिटिटर आएगा तो वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा। राइट। तो ये सब लर्निंग भी। फिर लगा कि नहीं, म्यूचुअल फंड है जहाँ पे आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर दो, फंड मैनेजर आपका पैसा लेगा, वो देखेगा कि किस में इन्वेस्ट करना है, और एक 12-15% रिटर्न आएगा। तो आई स्टार्टेड इन 2009 की चलो म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, कुछ डीमैट अकाउंट भी खुलवाए और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया। तो 2016 तक 6-7 साल में मैंने देखा कितने रिटर्न मिले। सिप कर रहा हूँ तो मैंने देखा कि 60% के आसपास रिटर्न मिल गया। तो मैंने सीएजीआर निकाला तो देखा कि 9-10% मिल रहा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एफडी से अच्छा है, आई एम हैप्पी। लेकिन फिर ये भी रियलाइज हुआ कि नहीं, अगर पैसा आपको कमाना है ना तो आपको लर्न करना पड़ेगा कि पैसा कैसे कमाते हैं, या आपको कंट्रोल लेना पड़ेगा, आपको अपना फाइनेंशियल हीरो बनना पड़ेगा। तब वहां से समझ आया कि नहीं, खुद सीखो। क्योंकि म्यूचुअल फंड में ने कोई गोल दे दिया, आप 10-20 ईयर्स तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट। तो वो सीखा आपने कुछ नहीं, क्योंकि यू वेर डिपेंडेंट ऑन फंड मैनेजर। आप तो उसको सिर्फ पैसे दे रहे हो, तो सीख तो वो रहा है आपके पैसे से, क्योंकि खरीदना, बेचना, एनालाइज करना सब कुछ वो सीख रहा है। तो एट द एंड ऑफ द डे आप नहीं सीख रहे कुछ। प्लस आपने जो गोल डिसाइड किया है ऑन भरोसे, म्यूचुअल फंड के भरोसे, वो चीजें हिट होगी कि नहीं होगी वो भी आपको पता नहीं, है ना। आप क्या कर सकते हो, सिर्फ ईएमआई बढ़ा सकते हो या रिडीम कर सकते हो, यही आपके हाथ में है। क्योंकि वो आपको म्यूचुअल फंड वाला फंड मैनेजर आपको कुछ सिखा तो रहा नहीं है। तो मैंने ये भी बॉटलनेक देखी, मैंने कहा ये भी प्रॉब्लम है, तो क्या करें? तो मैंने कहा चलो लर्न करते हैं। तो लर्न करने के लिए क्या हुआ कि इंडिविजुअल स्टॉक्स में आप खरीद बेच सकते हो, है ना। तो क्या हुआ, फिर मैंने रियलाइज किया कि देर आर 5 स्टेजेस ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज। फाइनेंशियल नॉलेज भी ना स्टेजेस में आते हैं। तो 2016 में मैं 3 to 6 वाली नॉलेज में था कि भाई चलो एफडी कर दो, पीपीएफ कर दो, और म्यूचुअल फंड में करके 7-8% ये स्टार्ट कर दिया था 2009 में। तो फिर देखा कि ये तो 7-8-10%, 12% आ रहा है, तो मैं यहाँ पे फॉल कर रहा हूँ। तो 0% कौन है? जो कि अभी स्टूडेंट है, उसको घर से पैसे मिल रहे हैं, वो या फिर वो कुछ कमा रहा है, थोड़ा बहुत पॉकेट मनी जितना कमा रहा है वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा है या कहीं सेव नहीं कर रहा, तो उसकी नॉलेज 0% है। वो स्टेज 1 में। स्टेज 2 में क्या है? स्टेज 2 में है कि भाई 3 to 6% आपने एम्प्लॉय, एज एन एम्प्लॉय ज्वाइन कर लिया, कुछ कुछ इनकम आने लगी, बैंक में आपका सैलरी जा रही है, आपको वहां से कुछ सेविंग अकाउंट का मिल रहा है या एफडी कर दिया आपको, नहीं तो 3 to 6% मिल रहा है। आपको और थोड़ा नॉलेज हो गया, आपने, कंपनी ने आपके पीपीएफ अकाउंट खोल रखे हैं, वो जो अकाउंट में जा रहे हैं वो 7-8% से ग्रो हो रहे हैं। और इसके अलावा आपने म्यूचुअल फंड करते थे। स्टेज 3 इज 7 to 12%। जब आपको थोड़ा सा मिडिल कैरियर में पहुंच गए, आपने कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी और थोड़े से अबव में गए, तो स्टेज 4 पे आए तो आप इंडिविजुअल इक्विटी में कर रहे हो या प्रॉपर्टी में कर रहे हो या और भी कुछ बिजनेसेस में कर रहे हो जहाँ पे ग्रोथ ज्यादा हो रही है। तो आप स्टेज 4 पे आ गए जहाँ से 13 to 25% रिटर्न मिल रही है। और अगर आप बिजनेस कर रहे हो या और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कुछ कर रहे हो तो आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है। आप स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर दे रहे हो तो आपकी ग्रोथ ज्यादा हो रही है। तो स्टेज 5 में आपको एक्सपोनेंशियल रिटर्न मिल सकती है। तो मैंने कहा मैं तो यार अभी
7 8 10% आ रहे हैं म्यूचुअल फंड से, तो मुझे 13 to 25% कैसे जाऊं। तो फिर मैं इक्विटी में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने लग गया और लर्न करने लग गया, कुछ कोर्सेज करे, लर्निंग करी। तो देखा, मैं 2018 से स्टार्ट करा, 2021 तक 3 साल में मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ मैंने अपने एसेट को एलोकेशन ठीक करा। पहले मेरा एसेट जो था वो करीब 60 70% प्रॉपर्टी में था, क्योंकि मैं हर साल प्रॉपर्टी खरीदता था। मुझे लगता था कि प्रॉपर्टी में, जैसे जब नॉलेज हुई तो पता लगा रियल एस्टेट में सही है, 2000 के आसपास अब प्रॉपर्टी बढ़ रही थी, तो मुझे 2006 7 तक ये समझ आया कि यार प्रॉपर्टी बहुत अच्छी चीज है। जिन्होंने 98 2000 में लिया था उसकी प्रॉपर्टी सबकी डबल हो गई 2004 5 में। मेरी कैरियर शुरू हुई 2004 से, तो मैं प्रॉपर्टी लेने लग गया। सबसे पहला प्रॉपर्टी मैंने लिया 2 BHK, और उसमें लोन लेके मैंने प्रॉपर्टी ले लिया 2004 में, फिर एक 2008 में लिया, फिर 2012 में लिया, फिर 2016 में लिया। तो हर 4 साल में मैं प्रॉपर्टी लेता था, लोन ले लेता था, और 7 8 10% में लोन का EMI देता था। तो लेकिन 2008 10 के बाद ना प्रॉपर्टी की ग्रोथ उतनी नहीं हुई, रुक गई। 2008 सब प्राइम क्राइसिस जो हुआ उससे प्रॉपर्टी डाउन हो गई। तो मैं देख रहा था कि यार प्रॉपर्टी मैं ले तो रहा हूँ, एक तो प्रॉपर्टी लेने पे क्या हो रहा है, बिल्डर स्लो बना रहे हैं, पोजीशन लेट दे रहे हैं, और जो पोजीशन मिल गया उस पे रेंट पे दे रहे हैं, तो कभी वो रेंट में भी प्रॉब्लम हो रही है कि कभी वो खाली है तो हमें मेंटेनेंस देना पड़ रहा है, और मेंटेनेंस अगर वो है और खाली करके जा रहा है तो हमें मेंटेनेंस करवानी पड़ रही है फ्लैट की, भाई वाइट वॉश कराओ, खराब करके चला गया, कोई स्टूडेंट है या कोई फैमिली है तो ये सब से मुझे समझ आया कि प्रॉपर्टी में मैं 2% कमा रहा हूँ। मतलब अगर 40 लाख की प्रॉपर्टी है तो मैं 8 9 हजार 10 हजार मैक्सिमम रेंट मिल रहा है मुझे, जो कि बहुत ही कम है। मतलब 10 हजार तो 1 लाख 20 हजार हो गया करीब साल का, और 40 पे 1 लाख 20 हजार हो रहा है, तो मतलब 2 3% बहुत मुश्किल से आ रही है, प्लस उसकी ग्रोथ जो हो रही है तो 3 4 5% रिटर्न मिल रहा है। मैंने कहा यार ये तो FD से भी खराब है। मेरी 3 3 4 4 प्रॉपर्टी है, लेकिन रिटर्न जो है वो FD से भी खराब आ रहा है। तो जो मैंने पहली प्रॉपर्टी ली थी 2008 में, 2004 में ली थी, वो एक फैमिली प्रॉपर्टी ली थी, वो तो ग्रो हुआ 2004 वाला, लेकिन जो 2008 में ली थी उसकी ग्रोथ जो थी 2019 तक, मतलब 2008 9 से 19 तक में 10 साल में वो मात्र 25 लाख से 30 31 लाख तक हो पाया। वो 40 लाख तक गया, देन फिर डाउन हो गया। तो अगर 10 साल में 25 लाख को FD में भी रखता तो वो डबल हो जाती, लेकिन प्रॉपर्टी में नहीं हुआ। तो इसलिए मैंने कहा उसमें प्रॉस भी कौन है, कौन से भी है, कि जो मैंने 2004 में लिया था वो तो 35 लाख की हो गई, 8 लाख की प्रॉपर्टी, 5 टाइम्स। लेकिन जो 25 की ली 2008 9 में, वो 31 की मुझे निकालनी पड़ी 2019 में, क्योंकि 2018 19 में मुझे एसेट एलोकेशन अच्छे से करने की नॉलेज आ गई। तो फ्रीडम कैसे मिला, पहले तो एसेट एलोकेशन को सही करा, कि जो 60% एसेट एलोकेशन प्रॉपर्टी में था उसको थोड़ी थोड़ी इक्विटी में लाया, उसको थोड़ा अप डाउन करा, तो बड़े अच्छे से हो गया। तो वो कैसे हुआ कि प्रॉपर्टी में मुझे जो 3 से 6% मिल रहा था, 30 40 लाख की प्रॉपर्टी को डायरेक्ट मैं जब इक्विटी में लाया, और इक्विटी में मुझे 12 15% मिलने लगे, तो उतनी इनकम मुझे एक तरह से ज्यादा अच्छे से होने लगी। अगर 40 लाख की प्रॉपर्टी पे 2 3% मुझे 1 लाख मिल रहा था, तो 40 लाख की प्रॉपर्टी पे मुझे अगर 15% मिल रहा था तो 6 लाख मिलने लगे साल के। राइट। तो इस तरह से मैं फाइनेंशियली फ्रीडम की तरफ आ पाया। तो इससे ये समझ आया कि बिजनेस या स्टार्टअप में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर नॉलेज है, तो नहीं तो म्यूचुअल फंड इक्विटी में इन्वेस्ट करना बेटर है, क्योंकि इसका रिटर्न एटलीस्ट 12 to 13%, और नॉलेज बढ़ी तो 20 25% तक जा सकता है। मैं नहीं कह रहा कि एक्सपोनेंशियल एकदम से आ जाएगा, इसमें भी टाइम लगेगा, लर्निंग करेंगे तब आएगा।